हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो बार बार ध्रुव को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ध्रुव को किसी भी हालत में फेस करे। वहीं ध्रुव जब इशिका को इस तरह रूम से भागता हुआ देखते हैं तो वो भी उसे कुछ नहीं कहते और एक बार उसको अपनी आंखें भर के देखते हैं और फिर अपने लैपटॉप में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में आस्था जी और विक्रम जी भी पहुंच जाते हैं। वहीं इशिका जो इस वक्त गार्डन में थी, जैसे विक्रम जी अपनी बच्ची को गार्डन में देखते हैं वो उसके पास आते हुए कहते हैं, पहले तो कभी गार्डनिंग की इतनी शौक नहीं थी बेटे आपको, अचानक से क्या हो गया। जैसे इशिका विक्रम जी की आवाज़ सुनती है वो कहती है, आप लोग आ गए, मैं तो बस ऐसे ही। वह जो विंडो से उसको देख रहे थे, मगर इशिका को इस बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था। वहीं ध्रुव, जिसे अच्छे से पता था कि आखिर ये सब क्यों कर रही है इशिका, अब उसे किसी भी तरह से ध्रुव से दूर रहना है, तो चाहे उसे गार्डनिंग करनी पड़े, चाहे उसे खाना बनाना पड़े, वो कुछ भी करने को तैयार है आज। विक्रम जी जो उसे अंदर ले जाते हुए कहते हैं, धूप है, धूप से आपकी स्किन टोन खराब नहीं हो जाएगी अब इशिका। इशिका जो हमेशा धूप से बचने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज वो खुद ही धूप में फुल कपड़े पहन करके गार्डन में थी। वहीं विक्रम जी जो हॉल की तरफ आते हुए कहते हैं, देखा आस्था जी आपने, मेरी बेटी कितनी जिम्मेदार हो गई है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी गार्डनिंग, फ्लावरिंग और क्या क्या करती है बेटा। कि तभी हॉल एरिया में ध्रुव जो स्टेयर से नीचे आते हुए कहते हैं, किचन का काम करती है, मेरे कपड़े फोल्ड कर दिया करती है, आयरन भी कर दिया करती है, इवन कपड़े भी धुल देती है ना इशिका। इशिका जैसे इतने सारे टॉन्ट्स एक साथ सुनती है वो मन में सोचती है, सारा ऑपोजिट बोल रहे हैं ना, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। वही सच में ध्रुव ने ये सारी बातें उल्टी बोली थी। इवन ध्रुव ही इशिका का वार्डरोब सेट किया करते थे, इशिका के सारे फैलाए हुए मेस को भी वही क्लीन किया करते थे। जब से उसने पढ़ाई स्टार्ट की थी, ध्रुव तो खुद ही उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाया करते थे। ध्रुव जो हॉल एरिया के काउच में विक्रम जी और आस्था जी को बिठाते हुए कहते हैं, आइए बैठिए और बताता हूँ मैं आपकी बेटी क्या क्या करती है। ये बोलकर वो एक बार इशिका की तरफ देख लेते हैं। आस्था जी जो अपनी बेटी को देखते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, हमेशा से अच्छी थी, पर काम भी करती है और इतनी जिम्मेदार है, ये मुझे नहीं पता था। इस बात पर ध्रुव जो एक बार इशिका को अपनी तिरछे निगाहों से देखते हैं और फिर उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए धीरे धीरे उसे सहलाते हुए कहते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कि आपकी बेटी कितनी टैलेंटेड है, इसे और भी बहुत कुछ आता है जिसके बारे में आप लोग को कोई आइडिया नहीं है। इशिका जब इस तरह से ध्रुव को खुद को परेशान करते हुए देखती है तो वो खुद ही काउच से उठते हुए कहती है, मैं आप लोगों के लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ, काफ़ी गर्मी है बाहर। और ये बोलकर वो किचन एरिया में चली जाती है। इशिका जो खुद ही अपने हाथ में ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स ले करके हॉल एरिया में जा ही रही थी कि तभी बीच से उसके कोल्ड ड्रिंक का बॉटल एक शख्स उठा लेता है। इशिका जैसे उस तरफ मुड़कर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि बदमाश ईशान था। ईशान जो तुरंत ही उस कोल्ड ड्रिंक के पूरे बॉटल को अपने मुंह में लगाते हुए कहता है, सुकून भाई। इशिका जो उसे घूर कर देखती है और फिर हॉल एरिया में आकर के उस ट्रे को टेबल पर रख देती है। ईशान भी आकर के काउच पर बैठ जाता है। जैसे ही ध्रुव ईशान को देखते हैं उनका चेहरा जो फिर से स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ईशान का यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ध्रुव जो ईशान को कुछ बोलते ही कि तब ईशान उनकी आंखों से ही समझ जाता है कि अब उसकी शामत आने वाली है, तो वो अपने भाई से कहता है, भाई आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। और ये बोलकर वो ध्रुव के बगल में जाकर बैठ जाता है। विक्रम जी और आस्था जी के सामने ध्रुव उससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाते, तो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और अपने हाथ को जोर से उसके कंधे पर दबाते हुए कहते हैं, तुम बस रुको, थोड़ी देर बाद बताता हूँ तुम्हें। इशिका जैसे ही कोल्ड ड्रिंक सर्व करके ईशान के बगल में आकर बैठने वाली होती है कि तभी ध्रुव उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, इधर आकर बैठो तुम। इशिका को तो इस वक्त ध्रुव से दूर रहना था और ध्रुव उसको अपने पास बुलाकर बैठा रहे थे। भला इशिका ये कैसे होने दे सकती थी, जिसकी वजह से वो कहती है, नहीं मैं यही ठीक हूँ, और ये बोलकर वो वहीं बैठ जाती है। ध्रुव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि इशिका
उनकी बात ना मानते हुए ईशान के बगल में जाकर बैठ गई है, जिसकी वजह से वो ईशान के गर्दन के पास अपना हाथ रखते हैं और उसे थोड़ा धक्का देते हुए कहते हैं, तुम्हें सर आकर बैठो। और वो खुद जा करके इशिका के बगल में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं ईशान भला उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो अपने भाई की बात ना माने, तो वो काउच के दूसरी साइड में आ जाता है और फिर से ध्रुव जो इशिका के करीब आते हुए कहते हैं, मुझसे दूर कहाँ जाओगे इशिका, जहाँ जाओगी मुझे पाओगी, और तुमने मेरी बात मानी कैसे नहीं, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हें वहाँ बताता हूँ। ध्रुव ने इस वक्त हाफ कॉलर वाली टी शर्ट पहन रखी थी, जिससे ध्रुव के मस्कुलर बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि वो टी शर्ट के बाजू पर आकर काफी ज्यादा टाइट हो चुके थे। वहीं आस्था जी की नजर जैसे ही ध्रुव के हाथ पर पड़ती है, वो थोड़ा चौंकते हुए ध्रुव से पूछती हैं, ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है किसी खूंखार जानवर ने मार दिया हो। आप इस पर कुछ लगाए भी नहीं। ध्रुव जैसे ही आस्था जी के बताए हुए जगह पर अपने हाथ को देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर विक्रम जी और आस्था जी दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं ईशान जो पूछता है, कैसे हुआ भाई, और किसने मारा? कोई जंगली? कैसे हुआ भाई, किसने मारा ये आपको, और भला आपको कौन मार सकता है? ध्रुव जो काउच के बैक रेस्ट पर टेक लगाते हैं, और ईशान और आस्था जी की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, जो इस वक्त किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी स्माइल उनके होठों से नहीं बल्कि उनकी आंखों से नजर आ रही थी। वो एक बार इशिका को मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, बताओ इशिका, कैसे हुआ ये? इशिका जैसे ही ध्रुव की बात सुनती है, वो एकदम से एम्बैरेस हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इशिका जो कभी इतनी चुप चुप नहीं रहा करती थी, मगर विक्रम जी और आस्था जी को इस तरह इशिका को देखकर काफी अजीब लग रहा था। आस्था जी जो कहती हैं, क्या हुआ बेटा, बताओ आखिर कैसे हुआ ये? और तुम्हें ध्यान तो देना चाहिए था ना। अब बताओ, सिर्फ ध्रुव जी ही आपका ध्यान दे, आप इनका ध्यान नहीं देंगी बेटा? इशिका जो आस्था जी से कहती हैं, वो खरोच लग गया था शायद। ईशान जो पूछता है, कैसे इशिका? जैसे ईशान ने इतना हक से इशिका का नाम लिया, ध्रुव जिसकी तरफ एक बार अपनी आंखें घूरते हैं और उससे कहते हैं, भाभी, इशिका भाभी। ईशान जो करेक्ट करते हुए कहता है, सॉरी भाई, अब कैसे हुआ भाभी? और फिर ध्रुव इशिका की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, बताओ इशिका, आखिर कैसे हुआ था ये? इशिका जो कुछ बोलते ही कि तभी ध्रुव बात को पलटते हुए कहते हैं, वो एक खूंखार जंगली बिल्ली थी। और ये बोलते हुए वो इशिका के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे, और वो इशिका को भी अप्रोच करते हुए कहते हैं, है ना इशिका? इशिका जो एक बार अपनी आंखों से ही ध्रुव को घूरती है, जिस आंखों में इस वक्त ध्रुव के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ध्रुव जो उसको देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, और कैसे मारा था उसने, बताओ जरा, तुम भी तो थी ना वहीं पर इशिका? वो इशिका को भी फंसा देते हैं। इशिका जो कहती है, हाँ वो बहुत ही डरावनी थी। ध्रुव जो कहते हैं, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी को देखकर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और बस मुझे स्क्रैच मार के मेरे ऊपर अपना हक जता रही है। और ये बोलते बोलते भी ध्रुव इशिका की तरफ ही देख रहे थे। वो इशिका को फिर से कहते हैं, है ना इशिका? अब इशिका भी भला क्या ही करती, वो भी अपना सर हाँ में हिला देती है। अभी तक किसी ने भी वहां पर लंच नहीं किया था, तो सब लोग आकर के डाइनिंग चेयर पर बैठ जाते हैं और स्टाफ्स आकर के लंच सर्व करते हैं। शाम का वक्त, आस्था जी और विक्रम जी जो ध्रुव से इजाजत लेते हुए कहते हैं, ठीक है, काफी अच्छा लगा आप लोग के साथ वक्त बिता करके, अब हम सोच रहे हैं हमें चलना चाहिए, वरना फिर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, डिस्टेंस भी काफी है। इशिका जैसे ही सुनती है, उसका मुंह पूरी तरह से उदास हो जाता है। वहीं ध्रुव को कुछ याद आता है और वो कहते हैं, वैसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तो आप लोग एक दिन यहाँ पर रुक जाइए। वैसे भी इशिका को अपने ससुराल जैसा तो यहाँ महसूस होता ही नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर रहते कौन है? कि तब ईशान जो कहता है, मैं तो रहता हूँ भाई, वो बात अलग है, आप रहने नहीं देते हो। ध्रुव जो ईशान को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें आज गेमिंग नहीं करना, जाओ अपने वीडियो गेम के रूम में घुस जाओ। ईशान जब नजर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ओके भाई। और वो इशिका को एक बार देखते हुए आस्था जी और विक्रम जी से कहते हैं, जब से इशिका आई है उसके ऊपर पढ़ाई का ही प्रेशर रहा है, और फिर वो फैमिली तो एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास फैमिली है नहीं। अगर आप लोग इसके साथ रहेंगे तो इसे अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग की मर्जी, पर मैं चाहूँगा कि इशिका के लिए आप लोगों को 1-2 दिन यहाँ पर रुक जाना चाहिए।
आस्था जी और विक्रम जी जो एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, हम रुक जाएंगे। जैसे इशिका ये सुनती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और ध्रुव को ये देख करके उनके दिल में सुकून सा मिलता है। इशिका की स्माइल ध्रुव के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस थी और ध्रुव इशिका के स्माइल को देखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और ऐसे ही आज का दिन काफ़ी खुशी खुशी बीत जाता है। इशिका जो सोने के लिए अपने बेड पर पहुंच चुकी थी, इशिका जो देखती है कि ध्रुव आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे और वो चाहती भी ये थी कि ध्रुव यहाँ पर ना ही रहे क्योंकि उसे फिर सोने में दिक्कत होती। वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुसती है और आराम से जा कर के सो जाती है। वहीं ध्रुव जो क्रिश और अपने हेड सेक्रेटरी के साथ मिलकर कुछ बात कर रहे थे, जैसे वो किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हों। इशिका की अगली सुबह लगभग 5:30 बजे ही हो जाती है और इशिका जो ब्लैंकेट से निकल करके अपने चेहरे पर हल्की हल्की धूप को महसूस कर रही होती है। जब से इशिका उस घर में आई थी तब से ही ध्रुव के कमरे में भी अब सूरज की किरण पड़ना स्टार्ट हो गई थी, वरना ध्रुव जो पूरी तरह से अपने रूम को पैक करके रखा करते थे। कर्टन के पीछे से हल्की हल्की धूप जैसे ही इशिका के चेहरे पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने आप से ही कहती है, गुड मॉर्निंग इशिका जी। और फिर वो ये बोल करके ध्रुव की तरफ बेंड होकर के उन्हें भी गुड मॉर्निंग बोलने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि ध्रुव तो वहाँ पर है ही नहीं। इशिका जो ये देख करके थोड़ा मायूस भी हो जाती है और साथ ही उसको लगता है चलो अच्छा या नहीं है, वरना फिर से वो उसी रात के बारे में बात करने लगेंगे और फिर मुझे एम्बैरस करने लगेंगे। इशिका जो आज फिर से हमेशा की तरह अपनी जिम क्लास की तरफ चली जाती है। इशिका जैसे ही जिम क्लास के अंदर जाती है, वो देखती है कि वॉल पर एक खूबसूरत सा हार्ट शेप का एनवलप लगा हुआ है। इशिका जो उसे निकालती है और अब इशिका को महसूस होता है कि उस एनवलप के अंदर कुछ है। इशिका जैसे ही उस एनवलप से निकाल करके उस नोट को पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग जॉन, आज आपको जिम क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका रेस्ट डे है और आज आप पूरा दिन सिर्फ एंजॉय करें। और नीचे लिखा हुआ था, योर्स ओबीडियंट हस्बैंड। इशिका जैसे ही देखती है, उसके होठों के कोने सिकुड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं उस नोट के नीचे लिखा हुआ था, दूसरा नोट तुम्हें अपने रूम के टेबल पर मिलेगा। इशिका जो एक्साइटेड होकर के जिम से बाहर निकल के अपने रूम में आ जाती है और फिर वो देखती है तो टेबल पर भी एक एनवलप लगा हुआ था जिस पर इशिका की नजर ही नहीं गई थी। जैसे इशिका उस नोट को खोलती है, उसमें लिखा हुआ था, जाओ जल्दी से शावर लेकर आओ। इशिका जो एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह तुरंत ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वो आज जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गई थी क्योंकि वो वेट कर रही थी कि आखिर उसके बाद क्या होने वाला है। वहीं जैसे ही वो बाहर निकल करके चेंजिंग रूम की तरफ जाती है कि इशिका की नज़र बेड पर पड़ती है, जहाँ पर खूबसूरत तरीके से एक रेड कलर का प्यारा सा ड्रेस रखा हुआ था और साथ ही उसके किनारे किनारे रेड रोजेस के बुके रखे हुए थे। इशिका जो ये सब देख करके हैरान हो चुकी थी। आज तक उसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें तो सिर्फ मूवीज़ में हुआ करती थी। इशिका जैसे ही बेड की तरफ आती है, वो ड्रेस सच में काफ़ी खूबसूरत थी और वो पूरी तरह से बेड पर सजा कर रखा गया था। ऊपर से एक येलो कलर के हार्ट जैसे नोट बना हुआ था। जैसे ही इशिका उस नोट को देखती है, उसमें लिखा था, आप वैसे तो आप पर हर कलर जचता है माय हार्ट बीट, पर रेड इज़ अ स्पेशल। और वैसे भी जब प्यार का इजहार करना हो तो रेड पहनना आई थिंक इज़ अ बेटर चॉइस। इशिका तुरंत ही उस रेड ड्रेस को पहनने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है और तुरंत ही वो जल्दी से उस ड्रेस को पहन कर आती है। इशिका जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आई थी, इशिका जो खुद को मिरर में देखते हुए थोड़ा देर खुद के साथ ही बातें करने लगती है। इशिका जो अपने बाल को इधर उधर लहराते हुए उसे हेयर ड्रायर से सुखाने लगती है और खुद को देखते हुए कहती है, हाय आज तो मैं हूर परी लग रही हूँ। इशिका जो अपने बाल को इधर उधर झटकती है और फिर खुद को रेडी करने लगती है। इशिका ने इस वक्त रेड कलर का स्ट्रेट गाउन पहन रखा था जो उसके एंकल्स को टच कर रहे थे। ध्रुव ने जानबूझ करके उस गाउन को फुल स्लीव्स का रखा था, वरना इशिका के बॉडी के वो सारे चोट के निशान सबको नजर आते। इशिका जो अच्छे से तैयार हो जाती है
और फिर वो तुरंत ही बेड पर आते हुए दूसरे नोट को ढूंढने लगती है, मगर दूसरे नोट का क्लू उसे मिलता ही नहीं। इशिका को आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रेड गाउन को पहनकर अब क्या करे। तो इशिका जो बुके की तरफ देखती है जहाँ पर बहुत सारे रेड रोजेस के बुके रखे हुए थे। इशिका जो उनमें से एक बुके को उठाती है तो वो देखती है कि उसमें एक नोट लिखा हुआ है। इशिका के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ऐसे इतने इंटरेस्टिंग है, मुझे पता नहीं था ये। इशिका जो अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उस नोट को पढ़ने लगती है। उस नोट में लिखा था, आई एम डाइंग टू सी यू राइट नाउ। पता नहीं तुम इस वक्त कैसी लग रही होगी, पर जहाँ तक मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मेरी इशिका हमेशा खूबसूरत लगती है, चाहे वो किसी भी कपड़ों में हो या फिर बिना कपड़ों के ही हो। और उसके नीचे एक हार्ट की इमोजी बनी हुई थी। इशिका जो फिर दूसरे बुके को उठाती है, उस दूसरे नोट में लिखा हुआ था, आई नो मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगी इस वक्त, और साथ ही मैं भी बेताब हो रहा हूँ अपनी जान को देखने के लिए। इशिका जो उस नोट को आगे देखती तो उसमें आगे कुछ नहीं लिखा था। तो फिर वो तीसरा बुके उठाती है, नोट को उठाकर देखती है, उसमें लिखा था, अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लो, वैसे भी हम दोनों को अपनी जिंदगी एक साथ ही तो रहनी है। इशिका जो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, ये जानबूझकर के सस्पेंस बढ़ा रहे, इस नोट में भी आगे कुछ नहीं लिखा है। फिर वो नेक्स्ट नोट खोलती है जिसमें लिखा था, तो चलिए अब आपको और ज़्यादा परेशान ना करते हुए मैं आपको बता दूं, हमारे बेड के साइड टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ होगा, उसे खोलो। इशिका जो तुरंत ही उस बॉक्स को देखती है जो कि रेड कलर का था और साथ ही उसके ऊपर गोल्डन कलर का रिबन लगा हुआ था। इशिका जो जल्दी जल्दी रिबन को खोलती है और तुरंत ही इस बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स में एक गाड़ी की चाबी थी। इशिका जो ये तो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तभी इशिका को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो फिर से वो दूसरा बुके उठाती है और फिर उसके नोट को देखते हुए कहती है, इसमें क्या करना है मुझे। वो जैसे ही नोट को खोलती है उसमें लिखा था, जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और ध्रुव ने अपना एड्रेस दे दिया था। इशिका जैसे ये देखती है वो बिना देरी किए जल्दी से अपने फ़ोन को उठा करके अपने गाउन को हल्का सा ऊपर करती है और लगभग दौड़ते हुए भागने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने सैंडल तो पहना ही नहीं है। वो जैसे ही अपने फुटवियर के क्लोजेट को खोलती है उसमें आज स्पेशल कलर की रेड कलर की हील रखी हुई थी। जैसे ही इशिका ये देखती है, वो जैसे ही उस हील को बाहर निकाल करके देखती है तो उस पर भी एक खूबसूरत सा नोट लिखा हुआ था। इशिका उस नोट को उस फुटवियर से अलग करती है और उसमें देखती है तो ध्रुव ने लिखा था, मेक श्योर कि तुम इस हील में ज़्यादा तेज़ मत दौड़ना, वरना तुम्हारे पैरों को तकलीफ हो सकती है, और आज तुम शायद मेरी हाइट को थोड़ा बहुत मैच कर पाओ इस हील की वजह से। इशिका जो देखकर अपनी भौवें चढ़ाते हुए अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे छोटा समझते हैं ये, बताती हूँ आज इन्हें चल के। और वो जल्दी से हील को पहनती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। मगर इशिका के अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि इशिका खुद को रोक ही नहीं पा रही थी कि वो धीरे धीरे चल के ध्रुव के पास पहुंचे। इशिका जो लगभग जल्दी में ही स्टेयर से उतरती है, जिससे एक बार वो गिरते गिरते भी बचती है। मगर इशिका इस समय बहुत ज़्यादा बदमाश थी, वो लगभग ऐसे ही गिरते पड़ते चला करती थी। वहीं आस्था जी और साथ ही विक्रम जी उसको देखते हैं तो आपस में एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते हैं, जैसे उन्हें भी ध्रुव और साथ ही इशिका के इस प्लानिंग के बारे में कुछ पता हो। वहीं पीछे से ईशान जो आते हुए कहता है, भाई ने क्या दिमाग लगाया ना इशिका को अपने पास बुला करके। अब इशिका मेंशन में रहेगी नहीं तो मेंशन में क्या होगा इशिका को पता ही नहीं चलेगा। आस्था जी भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, वैसे सच में मानना पड़ेगा मेरे दामाद हैं बहुत क्रिएटिव। विक्रम जी जो कहते हैं, अच्छा तो सिर्फ आपके दामाद, मेरे तो कुछ लगते ही नहीं है। आस्था जी जो सर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, अरे हाँ हाँ भाई आपके भी दामाद। वहीं ईशान जो आते हुए कहता है, हाँ भाई पर मेरे भी तो भाई लगते हैं ना, तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मुझे जाता है। मेरे जैसे भाई, मतलब अब मेरे भाइयाँ तो ऑब्वियसली टैलेंटेड ही होंगे, मेरा थोड़ा असर पड़ गया भाई पर। और ये बोलकर वो अपने बाल को ही इधर उधर करके सहलाने लगता है। आस्था जी जो उसके गाल को खींचते हुए कहती हैं, अगर मेरी दूसरी बेटी होती ना तो मैं पक्का इससे शादी कराती। ईशान जो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, अरे आंटी
वैसे इतनी भी बड़ी उम्र थोड़ी ना है मेरी। आस्था जी जो कहती हैं, नहीं हमें अपने घर के लिए कार्टून मिल जाता ना इसलिए। जहाँ ईशान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था इस बात को सोच के कि वो आस्था जी और विक्रम जी को इतना पसंद आया, वही कार्टून बोल करके ईशान का मुंह बन जाता है। आस्था जी जो उसके गाल पर प्यार से सहलाते हुए उसे अपने गले से लगाते हुए कहती हैं, मेरे पास दो दो बेटे हो गए, अब मुझे और क्या चाहिए। और हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके लिए लड़की कोई अच्छी सी हूर परी से मैं खुद खोज कर लाऊंगी। ईशान जो कहता है, ऐसे सच कहूँ ना आंटी, तो लड़की तो मैं खुद भी खोज लूँगा, आप बस भाई को मनाने का काम कर लीजिएगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा टास्क है। वहीं दूसरी तरफ इशिका, जिसे तेज ड्राइव करने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से वो गाड़ी ज़्यादा तेज तो नहीं भगा पाती, मगर वो कोशिश पर अपने गाड़ी की स्पीड को तेज ही रखी थी। वो गाड़ी एकदम न्यू थी, जिसे आज ध्रुव ने इशिका को गिफ्ट किया था। इशिका जो उसको ड्राइव करते हुए कहती है, कितना स्मूथ है। वहीं जैसे ही इशिका की नज़र डैशबोर्ड पर जाती है, वहां पर भी एक नोट लिखा हुआ था, जिसको एक बॉक्स के साथ अटैच किया गया था। वहीं इशिका जैसे ही उस डैशबोर्ड से अपने नोट को लेकर के उसे देखने वाली होती है कि तभी उसकी पूरी गाड़ी में एक साउंड गूंज जाता है। अभी नहीं इशिका, पहले गाड़ी पर फोकस करो, गाड़ी ड्राइव करते हुए सिर्फ गाड़ी ड्राइव करो, इट्स नॉट सेफ। इशिका जैसे ही ये देखती है कि ये तो ध्रुव की आवाज़ है, वो इधर उधर देखने लगती है, मगर ध्रुव कहीं नहीं थे। वो साउंड जो कार के स्पीकर से आया था। इशिका जो अपनी भौं में चढ़ाते हुए कहती है, हाउ जीनियस, मतलब पूरे गाड़ी में ये सारी मेंटेनेंस पहले से करके रखी थी, मतलब अपनी बीवी को इतना अच्छे से समझ गई है। वहीं इशिका उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।